जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। 300 दिन हार्ड चैलेंज में आज हम एंट्री करने वाले 48 डेज पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा है बुक्स से लेके कि रोड टू मसूरी किस लेखक की पुस्तक है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है ऑप्शन अमीश त्रिपाठी, किरण देसाई, अश्विन सांगी, रस्किन बॉन्ड। तो यदि हम अमीश त्रिपाठी की बात करते हैं तो मेलुहा के मृत्युंजय, इनके बुक का नाम है मेलुहा के मृत्युंजय। एक इन्होंने बुक लिखी है। इसके अलावा एक रस्किन बॉन्ड है, इनका है बुक का नाम रोड टू मसूरी। यदि मसूरी की बात करें तो कहां पर है, तो मसूरी हमारा उत्तराखंड राज्य में रहता है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, मसूरी क्यों फेमस है, तो वहां पर जो सिविल सर्वेंट रहते हैं, सिविल सर्वेंट की जो ट्रेनिंग होती है वहां पर होती है, उसका नाम है लबसना। इसके अलावा यूके की मतलब ये उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। तो देहरादून से हमें याद रखना है कि यहां पर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IFRS, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें ये क्या काम करता है, तो ये भारत का जो वन सर्वेक्षण है, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण को जारी करता है। ये कितने साल में जारी करता है, तो हर 2 साल में इसकी एक रिपोर्ट आती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना यदि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो कि भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर रामचरितवास द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, जयदेव, हेमचंद्र, कल्हण और भवभूति। तो इसमें से यदि हम बात करेंगे तो जयदेव की, तो जो जयदेव है, जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा। यदि हम कल्हण की बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखी गई है राज तरंगणी। ठीक है, और जो भवभूति है, भवभूति के द्वारा लिखी गई है उत्तर रामचरित्र। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ संगीत कला प्रकाश। संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन है, प्रभु अत्रे, पंडित जसराज, रामकृष्ण बुआ वाजे, पंडित कुमार गंधर्व। तो इसमें से हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो पंडित जो जसराज है, पंडित जसराज की यदि हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं, मेवाती घराना। ठीक है, इसके अलावा जो पंडित कुमार गंधर्व है, इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, और इनकी जो कर्म स्थली है जहां पर इन्होंने संगीत के बारे में पढ़ा, संगीत के बारे में परफॉर्मेंस किया, वो है देवास। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है। इसके बाद जो इसका आंसर है वो है रामकृष्ण बुआ वाजे, जिनके द्वारा संगीत कला प्रकाश की रचना की गई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4, विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लेखक कौन है। यदि आप इसमें वर्ड लिखा है विवादास्पद, तो कुछ ऐसी चीजें महिलाओं के बारे में उजागर की गई है जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताई गई है। तो उसमें जो लज्जा है वो लिखी गई है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। लेखक का नाम है तस्लीमा नसरीन। इसके बाद जो किरण बेदी जी है वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर है। ठीक है, और पुडुचेरी की गवर्नर भी रह चुकी है। ठीक है, उपराज्यपाल। अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है, ये तो ये लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। इसी बुक के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें जो बुक लिखी गई है, पूंजीवाद साम्राज्य के लिए एक असाधारण व्यक्ति की मार्गदर्शिका, एक भारतीय राजकुमार का निजी जीवन और छोटी चीजों का भगवान। ये जो हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में है, उनकी जो बुक का नाम है ओरिजिनल ये वाला है, कैपिटलिज्म, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो हमने देख लिया अभी की किनके द्वारा लिखी गई है, जो है अरुंधति राय के द्वारा। तो इसमें एक बुक का नाम तो आपको पता चली गया होगा, इसके जस्ट पहले देखा एक में। इसके अलावा इनकी जो एक रचना है वो है द कैपिटलिज्म और एक एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर। ठीक है, ये जो रचना है एक भारतीय राजकुमार का जीवन, ये इनकी रचना नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पे 1997 जो बुकर पुरस्कार था वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के द्वारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए मिला था। वो किसको मिला था? तो इसमें से जो अरुंधति राय है, अरुंधति राय को मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज रिटन द फेमस नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये जो किरण देसाई जी है, इनके द्वारा लिखी गई बुक है ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसका हिंदी में यदि वर्जन देखेंगे तो नुकसान की विरासत, बहुत फेमस बुक है जो लिखी गई इनके द्वारा, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके अलावा अरुंधति राय की हमने देख चुके हैं। इसके अलावा एक और नाम है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, द सुटेबल बॉयज। ठीक है, द सुटेबल बॉयज। इसके अलावा आर के नारायण जी के द्वारा भी लिखी गई है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज ग्रामीण जीवन का जो चरित्र रहता है या जीवन चरित्र या जीवन व्यवस्था रहती है उसके द्वारा बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है इनके द्वारा। तो आर के नारायण जी की हमने देख ली मालगुडी डेज, अरुंधति राय की देख ली हमने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई द सुटेबल बॉयज, और इसके अलावा किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, नुकसान की विरासत। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द 8 निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना करी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा बहुत सारे बुक्स का निर्माण, मतलब बुक्स के लेखक रह चुके हैं, बाकी कहानियां उपन्यास लिखने में माहिर है ये। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम और मुंशी प्रेमचंद। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम निकल कर आता है वो है जयशंकर प्रसाद। इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है कामायनी। कामायनी छायावाद के टाइम के लेखक है ये जयशंकर प्रसाद, कवि बोल सकते हैं हमें। इनके अलावा मुंशी प्रेमचंद की एक तो हो गई गोदान, पंच परमेश्वर, इसके अलावा पूस, पूस की रात, ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया है मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और महेंद्र सिंह धोनी। ये तीनों जो चारों व्यक्ति है वो क्रिकेटर है। इसमें से जो कपिल देव है, कपिल देव के द्वारा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसके अलावा एक युवराज सिंह है, युवराज सिंह जो भारतीय क्रिकेटर है, युवराज सिंह। इनकी जो माई टेस्ट नहीं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई युवराज सिंह के द्वारा। इसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये हो चुकी है कपिल देव जी के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। इसके अलावा एक और बुक्स का नाम याद रखना है, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे।
प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की होगी द प्लेइंग इट माई वे। इसके बाद ये कुछ कुछ ऐसे क्रिकेटर्स है जिनके निकनेम भी हमसे पूछते हैं, तो सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं? तो कैप्टन कूल। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है? संगीत यात्रा, संगीत मेरा जीवन है, संगीत ही जीवन है, मेरा जीवन मेरा संगीत। तो इसका जो आंसर है वो है माई लाइफ माई म्यूजिक, मेरा जीवन मेरा संगीत। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है पंडित रविशंकर की। पंडित रविशंकर कौन है? तो ये सितार वादक है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन हमने बुक्स के कर लिए हैं। इसके बाद जो 10 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विश्व डेज दिवस 2019 23 मार्च को मनाया गया, जिसका विषय था। तो जो 23 मार्च को जो बनाया जाता है सूर्य, पृथ्वी और मौसम, ये थीम थी। और किसके 23 मार्च को हम क्या बनाते हैं? तो एक तो ये जो पृथ्वी दिवस बनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस में मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, नहीं मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड विषय था ये डे जो मनाया था, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, इसका आंसर तो हो जाएगा डी। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी हुई थी। ठीक है, 23 मार्च सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों को जो फांसी हुई थी, तो ये किस दिन हुई थी? 23 मार्च को। ये डेट हमसे पूछते हैं। नेक्स्ट 23 मार्च के बाद इनसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस षड्यंत्र के कारण इनको फांसी हुई थी? तो ये लाहौर षड्यंत्र के कारण हुई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में इसके रिलेटेड। इसके बाद एक षड्यंत्र का एक और नाम आता है काकोरी षड्यंत्र या काकोरी डकैती। इसमें किसको गिरफ्तार किया गया था? तो बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल। ये किससे जुड़े हुए? तो काकोरी ट्रेन डकैती से। हमने इतनी बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो काकोरी ट्रेन डकैती है उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया। तो उसको आज हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बता दें कि काकोरी ट्रेन डकैती को हम इस नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च की हमने बात कर ली। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, इसके अलावा 2 जून है, इसमें 13 अगस्त है, इसमें कोई इंपोर्टेंट डेज नहीं आते हैं। 5 जून को जरूर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून एनवायरमेंट डे। ठीक है, तो ये चीज भी हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच ऑफ द वन फॉलोइंग डेज? 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता भारत में? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस और बुजुर्गों का राष्ट्रीय डे। तो इसमें से जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वार्षिक अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में इसका जो आंसर है वो है 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व हैप्पीनेस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बिहार दिवस, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मार्च, 27 मार्च, 22 मार्च और 13 मार्च।
तो 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? बिहार दिवस। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि बिहार का जो स्थापना वर्ष है वो कौन से सन में स्थापना हुई थी बिहार की। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकल डे, विश्व वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2 जनवरी, 16 फरवरी और 18 मार्च और 10 फरवरी। तो इसका जो आंसर है वो है 18 मार्च। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो इसमें से जो 11 दिसंबर है इस दिन तो अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर के दिन। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि का नाम है राजघाट। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। महात्मा गांधी जी अब 1915 में 9 जनवरी 1915 के दिन आए थे, भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। तो उसको उस दिन को हम किस दिन से सेलिब्रेट करते हैं? तो उसको हम विश्व भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को किस व्यक्ति की याद में बनाते हैं या फिर किस व्यक्ति से प्रेरित होकर बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरित होके। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके लिए बनाते हैं? ये बनाते हैं हम स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा एक और जो चीज है, 21 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, योग दिवस। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो अभी हमने देख लिया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल डे दिवस मनाया जाता है? तो बेस्टिल डे दिवस की कहानी जो है वो है जब भारत की स्वतंत्रता से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स सब आए, उसके बाद जब एरिया पे मतलब रूल करने लगे तो पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी पे फ्रांस का आधिपत्य था। फ्रांस, तो फ्रांस में एक डे बनाया जाता पेरिस बेस्टिल दिवस। उसी के उपलक्ष्य में पुडुचेरी में भी उसी दिन ये बेस्टिल दिवस मनाया जाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस। इसके बाद देखेंगे रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा मैडम क्यूरी, इनको भी 2 बार फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1906 में अपने न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? सेंटियागो, रेमन वाई काजल, पियरे क्यूरी, हेनरी मोस्ली, लुइस अल्वारेज। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, सेंटियागो रेमन वाई काजल। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये जो मिला है वो अवार्ड ये मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को किसके द्वारा चलाया जाता है? विश्व खाद्य संगठन के द्वारा। विश्व खाद्य संगठन के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो हेडक्वार्टर हम इसका देखते हैं रोम, इटली में। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन व्यक्ति जिसको सबसे कम थे? तो विलियम लॉरेंस ब्रेक, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। भारतीय गायक 2001 भारत रत्न प्राप्त हुआ था, तो वो किसको मिला था? तो वो है भारत की स्वर कोकिला
लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो भारत की स्वर कोकिला। ठीक है, यदि जन्म की बात करें तो कहां पर जन्म हुआ है इनका? तो ये बिलोंग करते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था? तो जो भारत की पहली संगीतकार थी वो है एस सुब्बुलक्ष्मी। इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। इसके बाद एक और नाम दिख रहा है, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर क्वीन ऑफ गजल। ठीक है, तो क्वीन ऑफ गजल के नाम से कौन है फेमस? तो बेगम अख्तर। पंडित रविशंकर की हमने बात कर ली थी शुरू में। इसके बाद एक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, हम ये भी याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था? संगीतकार का नाम पूछा, रविशंकर, बेगम अख्तर, भूपेन हजारिका और आशा भोसले। जो पंडित रविशंकर है, आशा भोसले जी हैं, ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं? तो ये परिवार है इनका लता मंगेशकर जी के परिवार से ही है। इसके अलावा बेगम अख्तर की हमने बात कर ली है कि क्वीन ऑफ गजल बोलते हैं इन्हें। भूपेन हजारिका 2019 का जो भारत रत्न था भूपेन हजारिका को मिला था। इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे। इसमें से एक व्यक्ति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, वो जो अगले एक और बाकी है वो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 3 में से 2 तो मैंने बता दिए, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। इसके अलावा भूपेन हजारिका जी का पूछे तो कहाँ है इनका संबंध, किस राज्य से? तो ये असम से है। असम से हमको याद रखना कि असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी में सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? तो गुवाहाटी में सबसे फेमस मंदिर है मां कामाख्या का। मां कामाख्या देवी का टेम्पल है। मां कामाख्या देवी का टेम्पल क्यों फेमस है? तो मां कामाख्या देवी का टेम्पल इसलिए फेमस है कि भारत में जो 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक शक्तिपीठ मानते हैं इन्हें, मां कामाख्या को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी कि यहाँ पर एक मेला लगता है, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला। ठीक है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो मां कामाख्या के टेम्पल गुवाहाटी में। अंबुबाची मेला असम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के असम में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? तो बोडो जनजाति। बोडो जनजाति से याद रखना कि बोडो जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है बुगरुम्बा डांस। ठीक है, बुगरुम्बा डांस। तो इतने सारे फैक्ट रिलेट कर करके आपको एक ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो ये चीजें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का यदि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे तो वो है भारत रत्न। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न से नीचे यदि हम आएंगे सेकेंड प्रेफरेंस पे तो पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के जस्ट बाद नीचे आएंगे तो पद्म भूषण और पद्म भूषण के जस्ट नीचे आएंगे तो पद्मश्री। ये भारत के सिविलियन नागरिक को दिए जाने वाले अवार्ड से। इसके अलावा जो अवार्ड्स आपने नाम सुने होंगे, परमवीर चक्र या फिर अशोक चक्र, वीर चक्र, ये सारे किसको दिए जाते हैं? जो मिलिट्री है या मिलिट्री के वर्क करते हैं, जैसे आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, उनको मिलते हैं। बाकी सिविलियंस को यही अवार्ड मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत में पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो स्वतंत्र भारत में भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था सीवी रमन जी को। ठीक है, सीवी रमन जी। इसमें एक CN राव, सरदार पटेल जी का नाम है। सरदार पटेल कौन है? भारत के लौह पुरुष। इसके अलावा क्या है?
तो भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर। और क्या है, तो भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस पीएम, उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये पेशे से क्या थे, तो ये एडवोकेट थे। इसके अलावा कहाँ से संबंध है इनका, गुजरात से। सरदार की उपाधि इन्हें कब मिली, तो ये सरदार की उपाधि मिली थी इनको बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन जब इन्होंने किया था, तो वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार के नाम से नवाया था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। बुक का नाम क्या है इनका, तो बुक का नाम है इनकी बुक का नाम जैसे मुझे याद आता है मैं बताता हूं इसका क्या बुक का नाम है इनका। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारत रत्न सम्मानित किया गया है, तो एकमात्र इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न सम्मानित किया गया है। तो पाकिस्तान के, इसके अलावा भारत का मतलब भारत के बाहर के विदेशी नागरिक ऐसे कौन है जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया, तो एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, एक है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, इन दो विदेशी है जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन है, तो इनको हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जानते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। कहाँ चलाया था, तो भारत का जो पश्चिमी एरिया है पाकिस्तान में, पंजाब वाला रीजन, वहां पे स्वतंत्रता आंदोलन में लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी का संबंध कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक विकास बैंक स्थापित है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना छोटे ऋण देता है। आरबीआई, फेडरल बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक हमको नाम से समझ में आ जाता है कि जो छोटे वित्त के लिए यदि हमको पैसे की जरूरत रहती है तो हम ग्रामीण बैंक से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि वर्तमान में सार्क में कितने पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक में बात करेंगे तो सार्क जो है उसमें पर्यवेक्षक के देशों की संख्या है 33। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। तो जब रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे रूस को G8 सदस्य से बाहर कर दिया था। इसमें जो G8 सदस्य है वो भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एकमात्र एशियाई देश कौन सा है जो G8 सदस्य का G8 ग्रुप का मेंबर है, तो वो है वो है भारत, जो G8 सदस्य का G8 ग्रुप का मेंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। वो भी एशिया का पहला देश है। ब्रिक्स बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ब्रिक्स विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कोई भी विकल्प सही नहीं है, एफ्रो एशिया विकास बैंक। तो यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 5 मेंबर है। बी से हो गया ब्रिटेन, आर से हो गया रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें इनके जो सदस्य देशों ने मिलकर एक बैंक बनाई जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपको कमेंट में बताना कि हेडक्वार्टर कहां पर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो ब्राजील, रूस, चाइना और इंडोनेशिया में से जिसमें हमने अभी बात करी कि इंडोनेशिया उसमें शामिल नहीं है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है।
तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो हमने बात करी थी उसका आंसर तो यहीं पे पता चल गया, शंघाई में। आप कमेंट में नहीं बताएंगे तो चलेगा। कौन सा यूरोपीय देश 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना करने वाली रोम की संधियों पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक नहीं था? तो इसका जो आंसर है वो है फिनलैंड। फिनलैंड यूरोपीय देश है, ये नाटो का सबसे लेटेस्ट मेंबर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश एसएसीसी का 7वां सदस्य बना है? नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। इसका जो आंसर है वो है म्यांमार। म्यांमार एसीएससी का 7वां सदस्य बना है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रोनाल्ड अमुंडसेन, रोनाल्ड मेयर, रॉबर्ट पेरी और मेजर यूरी गागरिन। तो इसका जो आंसर है वो है मेजर यूरी गागरिन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। इसका आंसर वही है, यूरी गागरिन। भारत का पहला उपग्रह जो विशेष रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एज्यूसेट। एज्यूसेट। इसके नाम से आप पता कर सकते हैं कि इसके नाम से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी सैटेलाइट एजुकेशन से जुड़ी। तो एजू से हो जाएगा एजुकेशन और एसएटी से हो जाता है सैटेलाइट। ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जीसेट 3 को इस नाम से भी जाना जाता है, युद्धसेट, जुगनू, सरल, एजुसेट। तो जो हमने एजुसेट की बात करी उस सैटेलाइट को क्या नाम से जाना जाता है? जीसेट 3। इसके बाद व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप और सीवी रमन द्वीप। तो जो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम जी कौन थे? तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी। इन्हें क्यों जाना जाता था? इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अस्त्र। इन 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया था, जिसके आज भी वही वर्जन चल रहे हैं, मतलब बेस वर्जन इन्होंने तैयार करा था। इसके बाद सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन हो रही है। तो ये 5 मिसाइलों के कारण इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। विक्रम साराभाई कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसरो के जनक या भारत के अंतरिक्ष मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी है। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो से पहले की संस्था का निर्माण किया गया था 1962 में। इन कॉस्मोस बोलते थे उसे, वही संस्था जो 1969 में बनी वो इसरो के नाम से जानते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके बाद इसरो की यदि हम बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो क्या काम करता है? तो भारत की जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित चीजें रहती है वो सारा कौन हैंडल करता है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का पहला चंद्र अन्वेषण कहाँ गया था? सूर्य-1, चंद्रयान-1, भास्कर-1 और चंद्रगुप्त-1। तो इसमें जो नाम है सूर्य-1, सूर्य के लिए यदि हमने कोई उपग्रह भेजा है तो उसका नाम है आदित्य L1, आदित्य L1 मिशन। चंद्रयान फर्स्ट हमने चंद्रमा पर भेजा है। भास्कर मतलब कि सूर्य, उसी से रिलेटेड है ये। चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन है? गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। गुप्त साम्राज्य कहाँ, कब टाइम पीरियड है? तो 3री-4थी शताब्दी के आसपास के हैं ये। इसके अलावा चंद्रगुप्त फर्स्ट से याद रखेंगे तो इन्होंने ही गुप्त संबंध चलाया था। ठीक है, 78 AD के आसपास। तो ये चीजें याद रखना हम। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47।
भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो जैसे हमने अभी बात करी थी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, तो वो है विक्रम साराभाई। वैसे ही भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे बोलते हैं हम? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक बोलते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक बोलते हैं। परमाणु जब डेवलप हो चुका तो उसके बाद फिर सबसे पहले हमने परमाणु बम का आविष्कार या फिर परमाणु बम का परीक्षण किया। परमाणु बम का परीक्षण हमने सबसे पहले कब किस नाम से किया था? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ किया था ये परीक्षण? तो हमने ये किया था पोखरण में, पोखरण रेंज में। कहाँ पर है ये पोखरण रेंज? तो ये है आपका राजस्थान राज्य में। राजस्थान की राजधानी की क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर की स्थापना किसने करी है? तो सवाई जय सिंह ने। किस नाम से जानते हैं जयपुर को? तो ये पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, गुलाबी शहर इसे बोलते हैं, पिंक शहर, पिंक सिटी के नाम से जयपुर जानी जाती है। इसके साथ में एक जयपुर से हम यदि एक नाम एक और निकल के आता है राजस्थान में, तो जोधपुर का। जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, नीला शहर। ठीक है, तो इसके चीजें हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें याद रखना आप। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947, 1961, 1969, 1956। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो है 1961। 1947 में क्या हुआ था? तो भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त 14 अगस्त को किस नाम से जानते हैं हम? तो 14 अगस्त को हम जानते हैं विभीषिका दिवस। ठीक है, विभीषिका दिवस। 1969 इसरो की स्थापना। ठीक है, तो ये चीजें हमको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? हिरोहिता, डिडॉन पियरी डी कुबर्टिन, मेन जे इन। इसका जो आदर्श वाक्य है वो सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे तेज, तो वो जो है पियरी डी कुबर्टिन ने दिया था। यदि हम ओलंपिक की बात करें तो 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था। 1900 में दूसरा ओलंपिक हुआ था। उस दूसरे ओलंपिक में ही भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। प्रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने उसमें सिल्वर मेडल भारत के इधर से, मतलब भारत की साइड से जीते थे। किस खेल में जीते थे वो 2 सिल्वर मेडल? तो वो 2 सिल्वर मेडल जो जीते थे वो जो धावक रेस होती है 400 मीटर की, उसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद ओलंपिक में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट ओलंपिक हुआ वो कब हुआ है? तो 2024 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस से हमने भी एक चीज याद रखी थी कि बेस्टिल डे परेड कब मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? भारत में, तो पुडुचेरी में मनाया जाता है। इसके अलावा पेरिस फ्रांस की राजधानी। फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में। इसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है कहाँ पर होने वाला है? तो वो अमेरिका और मेक्सिको दोनों मिलकर ज्वाइंट में होने वाला है। ये होगा 2028 में नेक्स्ट ओलंपिक होगा। कितने साल के अंतराल में होता है? तो 4 साल के अंतराल में ओलंपिक होता है। तो इतने छोटे छोटे फैक्ट सभी हमको याद रखना है। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की यदि हम शुरुआत की बात करते हैं तो 1896 ग्रीस के एक शहर एथेंस में यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये जो इसका आंसर है वो है ग्रीस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वो ग्रीस में भी एक चीज याद रखना, ग्रीस की लोकेशन आप यदि मैप में देखेंगे तो कहाँ पर है? तो यूरोपीय महाद्वीप में भूमध्य सागर के जो कॉर्नर, मतलब भूमध्य सागर के पास में। कितने सालों में ओलंपिक का आयोजन किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 4 सालों में। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल में आयोजित होने वाला विशेष ओलंपिक, लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है
जो समावेश की एक नई दुनिया का निर्माण करता है, जहां एकल व्यक्ति को उनकी क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो कितने साल में किया जाता है? तो ओलंपिक का जो आयोजन होता है वो तो 2 साल में नहीं होता है, 4 साल में होता है। ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक में 5 महाद्वीपों के से आपके खिलाड़ी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें 5 महाद्वीप से 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व इस टाइप से 5 छल्ले करते हैं, जिसमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, इस टाइप के 5 छल्ले होते हैं जो आपके ओलंपिक ध्वज में होते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक रिंग में नहीं है? गुलाबी, हरा, नीला और लाल। इसमें से जो 5 मैंने बताए हैं अभी, गुलाबी वाला वो इसमें नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1900 के बाद से ओलंपिक में नहीं खेला गया? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर क्रिकेट है, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी, तो ये सारे खेल तो होते हैं। क्रिकेट 1900 में लास्ट टाइम खेला गया था, उसके बाद से क्रिकेट अभी इसमें अलाउ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है उसमें T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसके अलावा बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी सभी में भारत की जो हॉकी टीम है वो 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी है 1928 से लेके 1964 तक के लिए। 1928 से लेके 1964 कंटिन्यू जो 6 ओलंपिक थे उसमें कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीते, बाकी 2 गोल्ड मेडल अलग जीते हैं उन्होंने, टोटल मिला के 8 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा हॉकी ने अभी जो लेटेस्ट पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें पेरिस ओलंपिक में 2024 पेरिस ओलंपिक, इसमें भारत के जो टोटल मेडल आए उसमें से 1 कांस्य पदक है जो हॉकी में आया है। इसके अलावा जो शूटिंग में आए हैं मनु भाकर के द्वारा कांस्य पदक। इसके अलावा 1 कांस्य पदक दोनों युगल जोड़ी लेकर आई है। शूटिंग में एक और मेडल आया है। इस टाइप से टोटल 6 मेडल के समथिंग आए भारत के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो विश्व की यदि हम बात करें तो यूएसए का दबदबा रहता है ओलंपिक में। उसी में यूएसए का एक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स जो तैराकी से संबंधित है, तैराकी से संबंधित उनके नाम पर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि ओलंपिक में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत में यदि इस मेडल्स की बात करेंगे और गोल्ड मेडल की, तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हमने भारत ने हॉकी में जीते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी है हॉकी की टीम। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला भारतीय पहला कौन है? तो मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिएंडर पेस और केडी जाधव। तो केडी जाधव भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई सा पदक जीता था, ये कुश्ती में जीता था। इसके अलावा मिल्खा सिंह ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है इन्होंने, लेकिन मिल्खा सिंह को हम किस नाम से जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। पीटी उषा जो अभी भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक कमेटी में करती है वो कौन है? पीटी उषा जी है, भारतीय ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has won a bronze medal at the Olympic held in 1952? मिल्खा सिंह नॉर केडी जाधव। तो जो 1952 का जो हेलेंसिक ओलंपिक हुआ था उसमें केडी जाधव ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर, कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला है जिन्होंने भारतीय महिला ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। दीपा कर्माकर किससे संबंधित है? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। सानिया नेहवाल किससे संबंधित है? सानिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया नेहवाल और सानिया मिर्जा दोनों भी ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। सानिया नेहवाल 2012 के लंदन ओलंपिक में मेडल जीता था इन्होंने। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट समर ओलंपिक वाज? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश या एशियाई शहर कौन सा था?
तो भारत विश्व का एशिया का पहला शहर कौन है जो जिसने ओलंपिक की मेजबानी करी है? सिंगापुर, आज तक ओलंपिक नहीं हुए यहाँ पे। टोक्यो, बीजिंग और मॉस्को, इसमें से जो टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो में पहली बार ओलंपिक हुआ था और ये एशिया में पहला शहर बन गया था जहां पर ओलंपिक हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंस्क्रिप्ट कुंभ मेला ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? निम्नलिखित में से किसने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सूची विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है कुंभ मेला। इसमें हम देखेंगे कुंभ मेला कहाँ पर होते हैं। तो कुंभ मेला भारत की 4 जिलों में होते हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश का उज्जैन है, बाबा महाकालेश्वर की नगरी, यहाँ पर सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हरिद्वार यूपी, इसके अलावा प्रयागराज यूपी में, और इसके अलावा महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। इन 4 जगह पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का विरासत स्थल कौन सा है? ये हम्पी, लेपाक्षी, भीमबेटका और सासाराम, ये सारे विश्व विरासत सूची वाले मतलब विरासत है, सारी हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें से हम्पी जो है वो कर्नाटक में है, लेपाक्षी है जो आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा सासाराम बिहार में। सासाराम में किसका मकबरा है ये आपको बताना है। इसके अलावा सासाराम कौन से राज्य में? तो सासाराम बिहार में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस हम किसे बोलते हैं? तो पूर्व का एथेंस हम बोलते हैं मदुरई को। मदुरई कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी के नाम से डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी और जैसलमेर, इन सब में से जो स्वर्ण नगरी मानी जाती है उसको बोलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर? राजस्थान में है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों बोलते हैं? सोने के कारण नहीं, वहां की जो बालू रहती है उसके कारण। वियर इज द तानसेन समारोह सेलिब्रेटेड? तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल। तो जो तानसेन समारोह मनाया जाता है वो तानसेन समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलाकुंपे मठ नाम द्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत में बहुत अनेकों मठ है जो अलग अलग संप्रदाय से संबंधित है, जैसे बौद्ध मठ हो गए, जैन हो गए, जैनिस्म के गुफाएं हो गई, इसके अलावा शैव के गुफा हो गई। उसमें से अरुणाचल प्रदेश में एक अरुणाचल प्रदेश नहीं, कर्नाटक में बाइलाकुंपे मोनेस्ट्री है, जिसको नेम रोलिंग के नाम से भी जानते हैं, ये है कर्नाटक में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आगा खान प्लेस इज विच स्टेट? आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो आगा खान महल जो है वो है महाराष्ट्र राज्य में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, वेलंकन्नी तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? स्थित तीर्थ स्थल है थेनी, सेलम, मदुरई और नागपट्टिनम। तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम में वेलंकन्नी तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 69, वियर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? पार्क कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तो चंपानेर पावागढ़ माता जी का नाम आपने सुना होगा। ऐसे ही पावागढ़ जो राजस्थान गुजरात राज्य में है। तो ये चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये तो कौन से राज्य में? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 71, दलाई लामा किस वर्ष भारत आए और शरण ली? तो जब तिब्बत इंडो चाइना वॉर का टाइम था, उसके जस्ट 2-1 साल पहले 1962 में तो इंडो चाइना वार हुआ था, जिसे हम इंडो चाइना वार के नाम से जानते हैं, 1962। इसके 3 साल पहले 1959 में हमने दलाई लामा को शरण दी थी। उसी का जो कहते हैं कि उसी का थोड़ा परिणाम हमको भारत और चाइना युद्ध में देखा गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आंसर हो जाएगा 1959। निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप पर रखा गया था? आंग सान सू की, नेल्सन मंडेला, हो ची मिन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसमें से जो नेल्सन मंडेला, इनको आंसर निकल के आता कि नेल्सन मंडेला जी को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। इसके बाद देखेंगे बाबू नाम से किसे राजनेता को जाना जाता है? तो बाबू जगजीवन राम के नाम बोलते हैं हम। तो बाबू जगजीवन राम बिहार के नेता है ये, जिनका नाम है, इनके नाम के पहले हम बाबू लगाते हैं।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम निराला है? तो बहुत से कवि है जिनके उपनाम रखे जाते हैं, जिसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते हैं हम इसको, तो निराला उनकी एक उपाधि देख सकते हैं, या फिर हम उनको एक तरीके से उनके साथ में एक मतलब सम्मान सूचक शब्द लगा सकते हैं, तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक सबसे प्रसिद्ध कविता का नाम भी याद रखना कि राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा लिखी गई? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। एक उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, उसका नाम क्या है? कामायनी। इसके बाद देखेंगे 75, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिल्म उद्योग का जनक कहा जाता है? यदि फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और सबसे पहले यदि हम किसकी बात करें तो राजेश खन्ना, देवानंद, दादा साहब फाल्के और अमिताभ बच्चन। तो देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ये तीनों तो भारत के बॉलीवुड के अभिनेता है, लेकिन दादा साहब फाल्के को बॉलीवुड इंडस्ट्री का जनक माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन फिल्म हिस्ट्री किसको बोलते हैं? ये है दादा साहब फाल्के। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, मदर टेरेसा द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज बोर्न इन ऑन। जो मदर टेरेसा, उनका जन्म दिवस पूछा है कि जन्म तारीख कौन सी है, तो इसकी तारीख है 26 अगस्त 1910 को पैदा हुए थे ये मदर टेरेसा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विजयनगर शैली में निर्मित और लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध लेपाक्ष स्थित मंदिर को किस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो इस लेपाक्षी मंदिर को हम जानते हैं वीरभद्र मंदिर के नाम से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन वाज बोर्न इन। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मद्रास, जिसका अभी भारत में अभी नाम मद्रास का क्या है? चेन्नई, नामक्कल, इरोड और कुंभकोणम। इसका जो आंसर है वो है इरोड। इरोड में इनका जन्म हुआ था मैथमेटिशियन रामानुजन का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या है? बॉक्सर है, स्विमर है, पोइट है और पेंटर है। सुब्रमण्यम जो भारती है ये एक भारत के कवि है, प्रसिद्ध कवि है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो कहाँ पर जन्मे थे? भारत, यूके, स्पेन और इटली। तो पाब्लो पिकासो है स्पेन के चित्रकार है। इसके बाद देखेंगे विच वॉज द फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी ऑफ इंडिया। भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? तो भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो आंसर है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी थी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए तो नृत्यांगना नटराज, श्रुति सितारा, साधना मिश्र और स्पेशल ह्यूरम। इसमें से जो नृत्यांगना नटराज है ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर है जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस लिए? ये भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम में ये देखेंगे तो भरतनाट्यम क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कितने नृत्य होते हैं? शास्त्रीय नृत्य भारत के। तो भारत में जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा तो भारत में आठ है, और इसके अलावा यदि एक देखेंगे छऊ डांस को भी हम सम्मिलित करते हैं, 7 है, और उसके अलावा एक छऊ को सम्मिलित कर लेते तो 8 हो जाते हैं। ये कौन कौन से है? तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, मणिपुरी मणिपुर से रिलेटेड है, ओडिसी ओडिशा से रिलेटेड है, उसके अलावा सत्रिया असम से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और भी है जो भरतनाट्यम के अलावा कथकली केरल से और मोहिनीअट्टम केरल से। ठीक है, तो ये सारे शास्त्रीय नृत्य होने हमारे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पे, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन 2021। 2021 में जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी थी? मिताली मधुमिता, माव्या सुदन, पद्मावती बंदोपाध्याय, पुनीता अरोड़ा। तो इनमें से जो माव्या सुदन है वो है फर्स्ट एयरफोर्स जम्मू भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर। इसके बाद देखेंगे हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन ए गोल्ड मेडल इन योगा इन 1936 इंडियन नेशनल गेम इन 2022। 2022 का जो इंडियन नेशनल गेम हुए थे उसमें जो योग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पूजा पटेल, मनीषा कुमारी,
सोहम स्वामी और राजा गुप्ता है। तो इसमें से जो पूजा पटेल है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इंडियन नेशनल गेम में 2022 में योगा खेल के लिए। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है? तो रजिया सुल्ताना का नाम निकल कर आता है सल्तनत काल में, जो भारत की पहली महिला रूलर थी, वो भी मुस्लिम रूलर थी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? भारत की कौन सी महिला है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने वो इतिहास रचा है? तो वो है कमला हैरिस, जो भारतवंशी माने जाते हैं। कमला हैरिस भारतवंशी इसके पहली उपराष्ट्रपति बनी हुई कहाँ की? यूएसए की। इसके साथ में राष्ट्रपति पद की दावेदार है इस बार 2024 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है कि जो बाइडेन तो अपनी दावेदारी से हट चुके हैं, तो राष्ट्रपति कमला हैरिस बनती है या फिर ट्रंप बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पिस्टल शूटर है? हिना सिद्धू, काजल सैनी, तेजस्विनी सावंत और सुमा सिरू। तो ये इसका आंसर जो है वो है हिना सिंधु। हिना सिंधु बने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट? निम्नलिखित में से किसने कौन मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली भारतीय थी? तो रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय थी। क्वेश्चन नंबर 89, ओपन युग में एक वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली पहली जोड़ी कौन सी जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन में शीर्ष वरीयता प्राप्त की है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका लिएंडर पेस और महेश भूपति। ये दोनों किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो दोनों ये हैं आपके टेनिस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, गोक्सा योगिनेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो ये हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जरूर है लेकिन ज्यादा रिलेवेंसी नहीं कि किस साल ये बने थे। तो 1907 इसका आंसर याद रख लेना आप। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो एक तो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इतने सारे जो देश है हमारे भारत के आपकी स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो श्रीलंका है, श्रीलंका जलीय सीमा बनाता है। तो इसमें से जो मालदीव है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत की यदि पड़ोसी देशों की सीमा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो किससे लगती है? बांग्लादेश से 4096.5 के समथिंग कुछ किलोमीटर लगती है। इसके अलावा सबसे कम यदि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो वो लगती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान को जो हम पीओके वाला पार्ट मानते हैं उसमें सीमा लगती है 106 किलोमीटर के समथिंग। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ईयर वाज टेलीविजन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो आज से लगभग 40 तो 60 और 60 24, हाँ मतलब कि 65 साल के समथिंग हो चुके हैं टेलीविजन की शुरुआत किए को। तो 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान? क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा कि अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दारी, जोंगखा, सिंघल और बर्मी। इसमें से जो बर्मी है हम इसको यदि आप एलिमिनेट कर देंगे तो बर्मी से बनता है बर्मा। बर्मा किसका पूरा नाम है? म्यांमार का। तो म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? बर्मीज। सिंगल किसको बोलते हैं? तो पहले सियोल किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। सिंगल द्वीप वहां पर है श्रीलंका में। सिंगली भाषा कहाँ पे बोलते हैं? तो श्रीलंका में। इसमें से जोंगफा और दारी में आप 50-50 हो सकते हैं। इसमें से दारी है, दारी अफगानिस्तान की भाषा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंडारिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? हमारे कोई सी भी इंडिया है या कोई सी भी मतलब इंडिया में जितनी भी एग्जाम्स होती है, यूपीएससी हो गया, एपीपीएससी हो गया या फिर एसएससी हो गया, तो इसमें क्या रहता है कि सिलेबस में लिख के रखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमको कुछ जानकारी याद रखना चाहिए, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं,
उनकी सीमाएं कितनी क्या लग रही है, तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। लेकिन जितने भी देश हमारी जो सीमा टच कर रहे हैं, जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, तो उनकी वहाँ की भाषा क्या है, कौन सी नदी है जो सबसे लंबी रिवर है वहाँ की, कुछ ऐसी फैक्ट है जो ऑल इंडिया लेवल पे हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी चीजें रहती है जिसमें से हमारे जो पड़ोसी देश के बारे में भाषा पूछी है, जैसे इसके पहले अफगानिस्तान की पूछी थी, तो अफगानिस्तान के अलावा वो है ना यूरोप की भी पूछ सकता है, यूरोप के किसी देश की है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका के कौन से देश की, वहाँ की भाषा नहीं पूछी, उसने पूछा है कि अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा टच होती है भारत से। तो इसके पहले देखेंगे तो अफगानिस्तान भी भारत वाला ही पार्ट था। तो वो दारी जो भाषा है वो कहाँ की हो गई है, श्रीलंका की लगती है, तो श्रीलंका का ऑप्शन भी दिया था उन्होंने। म्यांमार की सीमा लगती भारत से, तो उसका ऑप्शन भी दिया था आपकी बर्मीज भाषा। इसके अलावा चाइना की लगती है, तो चाइना की जो भाषा है वो है मंदारिन, और विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी यही है, मंदारिन भाषा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है। तो दिवेही किसकी भाषा है, तो मालदीव की भाषा है, ये हमसे जलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है, तो ये चीज भी हमको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। विच इंडियन क्रिकेटर इज ऑल्सो नोन एज द वॉल। द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के जो क्रिकेटर है उसमें से एक का उपनाम है द वॉल, उसका नाम है राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को हम क्या किस नाम से जानते हैं, द वॉल के नाम से। मास्टर ब्लास्टर किसको जानते हैं, तो मास्टर ब्लास्टर को जानते हैं हम सचिन तेंदुलकर को। कैप्टन कुल के नाम से किसे जानते हैं, तो कैप्टन कुल हम जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी जी जब कैप्टन थे तो किस टाइम पे वर्ल्ड कप जीता था, तो 2011 में। वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ हुआ था, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसके अलावा जो फाइनल हुआ था तो वो किसके बीच में हुआ था, तो श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था। इसके बाद हमने कौन सा वर्ल्ड कप जीता, तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसने जीता है, तो T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है, तो साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। कैप्टन कौन है भारत के टीम के, भारतीय टीम के, तो रोहित शर्मा कैप्टन थे। तो इस टाइप की चीजें हमको याद रखनी है। इसके अलावा इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष तक भारत से टीबी को खत्म करने के लिए सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। तो सबसे पहली बात है भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। ये किस जनजाति से बिलोंग करते, तो ये मुंडा जनजाति से बिलोंग करते। मुंडा जनजाति कहाँ पर है, तो ये झारखंड में पाई जाती है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की जो राजधानी वो रांची है। इसके अलावा टीबी मुक्त भारत अभियान की बात कर रहे हैं, कब शुरू किया गया, तो सितंबर 2022 में शुरू किया गया। कब तक खत्म करने के लिए लक्ष्य बनाया गया है, तो 2025 में लक्ष्य बनाया गया है कि 2025 तक हम भारत से टीबी को मिटा देंगे। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीमारी है टीबी मुक्त अभियान, तो नाम सुन लिया आपने, लेकिन जो टीबी है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसका फुल फॉर्म। ट्यूबरकुलोसिस ये किस बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है या फिर फंजाई से होती है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, ठीक। वायरस के द्वारा से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि वायरस के द्वारा होती है या बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में जो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था किसकी प्रतिमा है, वो संत रामानुजन, विवेकानंद, दयानंद और रविदास। तो स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की बात करते, समानता की प्रतिमा की बात करते हैं, तो ये किसकी प्रतिमा है, तो ये संत रामानुजन की प्रतिमा। एक प्रतिमा का नाम आपने और सुना होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया जो जिला है, केवड़िया स्थान है, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ये भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वेलनेस एकात्म का, तो ये ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई गई है। इस टाइप से मूर्तियों का नाम याद रखना। दयानंद सरस्वती जी है, तो भारत के जो लूथर किंग बोले जाते हैं वो किससे बोलते हैं, दयानंद सरस्वती जी को। स्वामी विवेकानंद, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है, भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज हमारा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है।
अब महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल की बात करेंगे तो दही हांडी, सैंड स्कल्पचर, कलरीपयट्टू और मलखम। तो यदि मलखम की बात करेंगे तो मलखम तो राजकीय खेल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, और उज्जैन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा कलरीपयट्टू केरला से बिलोंग करता है, दही हांडी महाराष्ट्र से। तो हमने जिस टाइप के भी क्वेश्चन करे, हमने डिस्कस भी करा है कि कौन कौन से फैक्ट हमसे रिलेटेड करके हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं स्टैटिक जीके का। डे 48 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगले 100 क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।